जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम लोग गणित पेडागोजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, गणित में मूल्यांकन। अब इसमें हम लोग गणित के मूल्यांकन का अर्थ क्या है, इसकी क्या क्या विधियां हैं, परिभाषाएं हैं, है ना, इसके कौन कौन से सोपान हैं, इससे संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पूरा देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पक्का आपका आएगा। चलिए देखिए, कहता है पहला क्वेश्चन देखिए आज का। कहता है कि कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। कोठारी आयोग परिभाषा दिया है और बताया है कि मूल्यांकन जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है। ऑप्शन देखिए, आंसर मारिए। क्या कहता है? एकांकी प्रक्रिया है, सतत है, उपयोगी है या फिर अनुपयोगी। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर सतत, यानी कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। आगे कहता है कि निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में मूल्यांकन का सोपान नहीं है। देखिए, अधिगम अनुभव की योजना बनाना। दूसरा कहता है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना और शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना और उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। आगे कहता है कि एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। एक अच्छा परीक्षा का कौन सा लक्षण नहीं है? आसान स्तर या विश्वसनीयता, वैधता या व्यापकता। तो इसका पहला आंसर यहाँ पर नहीं है, यानी सही आंसर होगा पहला, आसान स्तर। ठीक है, यहाँ पर विश्वसनीयता होता है लक्षण, वैधता और व्यापकता। आगे पर प्रश्न कहता है कि निम्न में से क्या मूल्यांकन की एक प्रविधि है, यानी निम्नलिखित में से कौन है मूल्यांकन की एक प्रविधि। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा और उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त में से सभी होगा, यानी लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षा सभी मूल्यांकन की एक प्रविधि है। अगला प्रश्न कहता है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है, कैसा है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची या उपरोक्त में से सभी। तो इसका भी आंसर उपरोक्त में से सभी होगा, यानी प्रश्नावली भी है, साक्षात्कार भी है, इंटरव्यू या पड़ताल सूची। आगे कहता है मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु को मापन किया जा सकता है। निम्न में से यह कथन क्या है, यानी दिया गया यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? गुड्स, डांडेटकर, स्किनर या फिर जीन पियाजे। तो इसका आंसर होगा गुड्स ने ही कहा है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। आगे प्रश्न फिर देखिए, कहता है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है, यानी ऑप्शन में दिया गया कौन सा उद्देश्य मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। आगे देखो ऑप्शन देखिए, पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना। दूसरा है बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ न करना। और तीसरा कहता है कि नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना। और चौथा है बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो इसका आंसर होगा दूसरा, यानी बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ न करना। अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति को पूरा करता है, यानी पूर्ति करता है। ऑप्शन देखिए, शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, और तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, और उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा यहाँ उपरोक्त में से सभी। फिर देखिए आगे कहता है मूल्यांकन क्या है। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन बच्चों के व्यवहार, यानी बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना। दूसरा है विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना। और तीसरा में पहला और दूसरा दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा पहला, यानी मूल्यांकन है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति, यानी कक्षा में जो प्रमोशन होना है, कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है? पहला देखिए व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन या फिर व्यक्तित्व का मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा पहला, व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन। आगे देखिए कहता है कि गणित में मूल्यांकन की क्या एक तकनीक नहीं है, यानी गणित में मूल्यांकन का कौन सा एक टेक्निक यहाँ नहीं है? प्रेक्षण तकनीक, अनुसूची, साक्षात्कार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, विचार विमर्श का महत्व है, यानी विचार विमर्श का क्या महत्व होता है? लिखित परीक्षाओं में, मौखिक परीक्षाओं में, प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल एग्जाम में, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो देखिए विचार विमर्श का महत्व होता है मौखिक परीक्षाओं में, दूसरा इसका सही आंसर। अगला देखिए,
छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। यानी शैक्षिक उपलब्धि यानी अचीवमेंट क्या हो गया, एजुकेशन में उसका क्या अचीवमेंट रहा है, इसको पता लगाने का सबसे बेहतर तरीका, बेहतर उपाय क्या है? मापन, मूल्यांकन, लिखित परीक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा मूल्यांकन। यानी मूल्यांकन के द्वारा ही किसी छात्र की क्या क्या शैक्षिक उपलब्धि रहा है इसकी पता लगाया जा सकता है। आगे को प्रश्न कहता है कि महोदय समरफील्ड ने, यानी महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया है? ठीक है, 4, 6, 8 और 10। तो इसका सही आंसर होगा 8। आगे फिर कहता है कि निम्न में से क्या परियोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है? ठीक है, परियोजना विधि का, प्रोजेक्ट मेथड का एक सिद्धांत यहाँ नहीं है। क्रियाशीलता, वास्तविकता, उपयोगिता एवं मूल्यांकन। तो इसका आंसर होगा यहाँ मूल्यांकन। आगे फिर देखिए प्रश्न, अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव क्या है? पर्याप्त हो, परिपक्वता के अनुकूल हो, संतोषप्रद हो या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर यहाँ होगा उपरोक्त में से सभी, यानी पर्याप्त भी हो, परिपक्वता के अनुकूल भी हो या संतोषप्रद भी हो। ठीक है, आगे फिर देखिए प्रश्न कहता है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यानी गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए किस कारण से? देखिए, या कब का किया जाना चाहिए? सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, दूसरा है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, तीसरा कहता है उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद में, और चौथा है उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 4, उपरोक्त सभी स्तरों पर। आगे फिर देखिए, मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ, यानी पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप क्या समझते हैं? यानी क्या है? पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, या सहमत नहीं हैं, या फिर कुछ नहीं कह सकते? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा पूर्णतः सहमत हैं। यानी मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इससे हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। आगे कहता है फिर, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न को हल करवाता है। यानी जो भी त्रिभुज संबंधी जो प्रश्न है, उसकी त्रिभुज संबंधी रचना के संबंध में प्रश्न को हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है? ऑप्शन देखिए, मापन संबंधी, मूल्यांकन संबंधी, अधिगम संबंधी या फिर सांख्य विधि संबंधी। तो इसका आंसर होगा मेजरमेंट, यानी मापन संबंधी। ठीक है, रचना बना रहा है त्रिभुजों की रचना संबंधी यानी मापन संबंधी। आगे प्रश्न कहता है कि यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी। यानी जो अलग अलग टीचर मूल्यांकन करेगा तो अलग अलग मार्क्स देगा। तो इसमें इस परीक्षा में किस चीज़ की कमी थी? विश्वसनीयता की, वैधता की, वस्तुनिष्ठता की या फिर कठिनाई स्तर? तो इसका आंसर होगा विश्वसनीयता। विश्वास नहीं होता तभी ऐसा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उस प्रश्न को हम लोग कुछ देखते हैं। देखिए, मूल्यांकन किया जाता है, क्वेश्चन कहता है मूल्यांकन किया जाता है। पहला देखिए, उपलब्धि की जांच करने के लिए, या अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, या कक्षा में प्रोन्नति के लिए, या फिर प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ होगा पहला, यानी उपलब्धि की जांच करने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है। आगे प्रश्न है, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। यानी कक्षा में मूल्यांकन का क्या मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों का? बच्चों की आत्मविश्वास बढ़े, दूसरा है बच्चों की तुलनात्मक प्रावीण्यता, यानी प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, यह कितना वो जान रहा है, कितना सीखा है, इसकी जानकारी प्राप्त हो, बच्चों को विषय का ज्ञान में समझ बढ़े, या फिर बच्चे कक्षा में नियमित रहे। तो इस प्रश्न का सही आंसर दूसरा होगा, यानी बच्चों की तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त हो, इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है मूल्यांकन करना। आगे देखिए, कहता है मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? यानी मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसका आंसर होगा 2, यानी मूल्यांकन के
3 सोपान है। ठीक है, मूल्यांकन के कुल 3 सोपान है। आगे प्रश्न कहता है कि गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है, यानी गणित के मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल होता है, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन या उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, यानी गणित के मूल्यांकन में उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन सभी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है योग और व्याकलन पर आधारित, यानी योग और व्याकलन पर आधारित यानी कैलकुलेशन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं, यानी कौन सा शीर्षक है। प्रश्न देखिए, सवाल का बोधन निष्पादित की जाने वाली जो संक्रिया है, ऑपरेशन है, प्रक्रिया है की पहचान या फिर समस्या की गणितीय रूप से निरूपण या सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। दूसरा कहता है कि सवाल का बोधन और सही जवाब लिखना। दूसरा कहता है कि सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादन करना। और चौथा है गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ होगा पहला सही आंसर है, यानी सवाल का बोधन पहले होगा, निष्पादित की जाने की संक्रिया की पहचान करेगा, फिर समस्या का गणितीय रूप से उसका निरूपण करेगा, सवालों का समाधान और फिर उसका प्रस्तुतिकरण लास्ट में करेगा। ठीक है, आगे देखिए, शैलजा विभिन्न तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकती है। शैलजा कोई लड़की है, विभिन्न तरीके से संख्या को व्यक्त कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं, 4 = लिखती है 2 + 2, अथवा 4 = लिख सकती है 1 + 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग और तरह से लिख सकते हैं, 3 + 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है, यानी संख्या की कौन सी विकासात्मक अवस्था पर है। ऑप्शन देखिए, गुणनखंडीय अवस्था, संक्रिया अवस्था या परिमाणात्मक अवस्था या फिर विभाजनात्मक अवस्था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दूसरा, संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखिए, क्लास 4 में बिंदु और रेखा पर ज्यामितीय पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे, यानी कैसे होंगे। परिशुद्ध रूप से सेमी और इंचर यानी सेंटीमीटर और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है और रेखाखंड के अंतः बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। दूसरा है, रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है। तीसरा है, रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप से रेखाखंड खींच सकता है। और चौथा है, सेंटीमीटर और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा दूसरा, यानी रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें डिफाइन कर सकता है, परिभाषित कर सकता है, यानी 2 इसका सही आंसर है। आगे देखिए, उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न खाली स्थान दिया हुआ है की मांग करते हैं। किसकी मांग करते हैं? संकेतों और चित्रों का ज्ञान या फिर कुछ सीमा तक संज्ञानात्मक प्रयास और ज्ञान। और तीसरा है तथ्यों, नियमों और सूत्रों का ज्ञान। और चौथा है जो लोग का ज्ञान यानी लॉगरिथम का ज्ञान। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ होगा तीसरा, तथ्यों, नियमों और सूत्रों के ज्ञान के आधार पर ही उच्च क्रमिक चिंतन कौशल पर आधारित प्रश्न की मांग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। पहला, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना या प्रश्नोत्तरी या फिर भूमिका निर्वाह यानी रोल प्ले। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दूसरा, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। आगे फिर देखिए, प्रश्न कहता है कि विद्यार्थियों की ऊर्ध्वाधर यानी इसको वर्टिकल है ना, विद्यार्थियों के वर्टिकल सम्मुख कोनों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोनों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान है। यानी क्या है, अनौपचारिक निगमन स्तर पर या फिर निगमन स्तर पर या फिर चक्षुषीकरण के स्तर पर या फिर विश्लेषणात्मक स्तर पर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यहाँ विश्लेषणात्मक स्तर पर।
आगे फिर देखिए, कहता है जीन पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करते हुए देखिए कहता है, क्या करता है कि विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, चौक और टॉक पद्धति का प्रयोग करेगा। और फिर देखिए कहता है कि कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों यानी जो भी हस्त परिचालकों का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करेगा या सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जो होगा और यानी सामूहिक परियोजना और सामूहिक परिचर्चा का प्रयोग करेगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि कक्षा यानी क्लास 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। क्या समस्या है? निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा, है ना। एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, यानी 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपरोक्त सवाल में ब्लूम्स के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? ठीक है, यानी 10 दिन में 1410 लीटर बेचता है तो एक दिन में कितना बचेगा। ठीक है, संश्लेषण, ज्ञान, बोध और विश्लेषण। तो इसका आंसर होगा नॉलेज आधारित क्वेश्चन है ये। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो होता है नॉलेज आधारित है, इसलिए इसका आंसर जो होगा नॉलेज, ज्ञान। आगे देखिए 1/3 यानी 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए, यानी 1/3 जो होता है 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखना है। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल खाली स्थान दिया हुआ है की ओर संकेत करता है, यानी किस ओर संकेत करता है। ऑप्शन देखिए, उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरा है निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। और तीसरा है निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। और चौथा है उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दूसरा होगा, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या? प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित कक्षा 5 यानी क्लास 5 की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। सवाल क्या है? यहाँ 4 पिलर है यानी 4 खंभे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 235 सेंटीमीटर है। यदि उनमें समान लंबाई के टुकड़े में काटना है, उसको समान लंबाई के टुकड़े में उसको काटा जाना है, ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? ऑप्शन देखिए, यह सवाल खाली स्थान दिया हुआ है के लिए पूछा गया है। किस लिए पूछा गया है ना। CHCF तथा HCF तथा LCM यानी लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक पर आधारित शब्द समस्या का अभ्यास देने के लिए, या फिर गुणन और गुणज की यानी है ना, गुणज यानी गुणज और गुणन की ज्ञान परीक्षा के लिए। और अगला कहता है कि HCF मैंने महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए कौशल की जांच करना, या फिर सीखी गई संकल्पनाओं के प्रयोग करते हुए समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। तो इस प्रश्न का सही आंसर 4 होगा, यानी सीखी गई जो भी कंसेप्ट है, जो भी संकल्पना है का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाना। आगे प्रश्न देखिए, कहता है कि राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। राशिद कोई लड़का है, कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री 180 डिग्री होता है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे बहुत कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद खाली स्थान दिया हुआ है चरण पर है, यानी कौन से चरण पर है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर, या फिर संवेदी गति अवस्था पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा यहाँ दूसरा, ठीक है, यानी यह वह जो बालक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर है, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पर है। आगे देखिए, कहता है कि यदि एक शिक्षार्थी की IQ यानी बुद्धि लब्धि 100 है तो इसका आशय है कि क्या होगा? देखिए, शिक्षार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि का है। दूसरा कहता है शिक्षार्थी की बुद्धि का स्तर उच्चतर है। और तीसरा कहता है कि शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है। और चौथा है कि शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु के बराबर है। तो यह इसका आंसर होगा 4,
ठीक है, 100 है तो 100 में 4 होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं इसको। आगे देखिए, कक्षा 4 के लिए समय का मूल्यांकन का प्राचल होगा। क्या होगा? केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, या अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, यानी AM पूर्वाह्न, PM अपराह्न की संकल्पना, मिनट और सेकेंड में संबंध, मिनट और सेकेंड में क्या रिलेशन है उस पर देखना, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना जो AM और PM की संकल्पना है, और केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो देखिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर होगा दूसरा होगा, यानी अंकीय घड़ी के सदृश समय को पढ़ना। ठीक है, दूसरा इसका सही आंसर है। आगे देखिए, कहता है कि भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है, यानी किस ओर संकेत करता है? सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमीय मैंने 3 डायमेंशनल आकाशीय सोच को, या फिर सोचने के निम्न स्तर को। और यही आंसर भी सही है, यानी सोचने के निम्न स्तर को। आगे देखिए, कहता है कक्षा 2 यानी कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या यानी इवन नंबर और ओड नंबर की संकल्पना से परिचित है, यानी प्रत्यक्ष वस्तुओं का दी गई संख्या का एक युगलन की क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि क्या है, रंगों के डिब्बे यानी रंगों के डिब्बों में क्रेयानों की कुल संख्या सम है, यानी सम है अथवा विषम है, यानी इवन में है या फिर ओड में है। उनकी गणित की कॉपी यानी उनकी गणित की कॉपी में कागजों यानी जो पेज है संख्या सम में है या फिर विषम में है। ठीक है, पेजों की संख्या सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह जो काम है क्या किस ओर संकेत करता है? अधिगम के लिए मूल्यांकन, या फिर अधिगम के रूप में मूल्यांकन, या फिर अधिगम के अंत में मूल्यांकन यह है, या फिर अधिगम का मूल्यांकन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा पहला, अधिगम के लिए मूल्यांकन। फिर देखिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न। क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? फिगर देखिए, आयत की गणना करिए। यानी यहाँ कहता है कि उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है, किसकी जांच कर रहा है? शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थी की समझ यानी उसमें जो समझ है उसकी जांच कर रहा है, या शिक्षार्थी की सृजनात्मकता को सृजन क्रिएटिविटी को जांच कर रहा है, या फिर शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दूसरा, यानी शिक्षार्थी के विद्यार्थी के समझ की जांच करता है। आगे कहता है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं, है ना। वेन हाइल के अनुसार वे ज्योमेट्री के पर हैं, यानी खाली स्थान दिया हुआ है, किस पर है? मानसिक चित्रण स्तर पर है, या फिर विश्लेषणात्मक स्तर पर, या अनौपचारिक निगमन स्तर पर, या फिर औपचारिक निगमन स्तर पर। तो इसका आंसर होगा पहला, मानसिक चित्रण स्तर पर। अगला देखिए, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है, क्या है? अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, दूसरा है सामान्य त्रुटियों को पहचानना, तीसरा है क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, या चौथा कहता है कि विद्यार्थियों को ग्रेड यानी श्रेणी यानी रैंक की स्थिति की जानकारी देना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर होगा पहला, अधिगम के अंतर असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। आगे प्रश्न कहता है कि आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों का उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है, यानी आकृति दिया हुआ है और उसके चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य की प्राप्ति किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, अनुप्रयोग एप्लीकेशन का, ज्ञान यानी नॉलेज का, या फिर समझ का कंप्रिहेंशन का, या फिर क्रिएटिविटी का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रचना करना, सृजनशीलता का इसमें होगा। आगे देखिए, कहता है कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तो भिन्नों की संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, वह अवस्था क्या है?
देखिए विभजनात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था या फिर परिमाणात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर दूसरा होगा, संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखिए, क्लास 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया। क्या वाद विवाद रखा गया? शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह है ना क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित करता है। किस ओर प्रोत्साहित करता है? विश्लेषण और संप्रेषण में, या फिर वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, या फिर वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो, या मित्रों की सहायता देने में। तो इस प्रश्न का सही आंसर पहला होगा, विश्लेषण और संप्रेषण में। अगला प्रश्न देखिए, वैन व्हील के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकता है वह क्या है? ओ यानी स्तर 0 मानसिक चित्रण, स्तर 1 विश्लेषण, या फिर स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, या स्तर 3 यानी लेवल 3 जो होता है औपचारिक निगमन। तो इसका सही आंसर होगा पहला, लेवल 0 है ना, 0 स्तर पर है मानसिक चित्रण। आगे देखिए, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, है ना, सारांशात्मक मूल्यांकन, या फिर भविष्यात्मक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर होगा यानी रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? ठीक है, मानसिक चित्रण पहले होना चाहिए, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, या फिर औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, या फिर विश्लेषण। चौथा, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, या फिर अनौपचारिक निगमन। तो देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न दिया हुआ है सबसे पहले तो मानसिक होगा, और मानसिक देखा जाता है तो 1, 3 और 4 में है। ठीक है, तो फिर देखिए मानसिक के बाद विश्लेषण होना चाहिए, तो मानसिक के विश्लेषण दूसरा में आता है, विश्लेषण के बाद औपचारिक आता है, औपचारिक। ठीक है, यानी इसका चौथा सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वास्तविक जिंदगी में गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है? पहले सर्वेक्षण, परियोजना, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण, परियोजना, और फिर चौथा है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक और ड्रिल कार्यपत्रक। ठीक है, तो इसका सही आंसर यहाँ तीसरा होगा। सबसे पहले क्षेत्रीय भ्रमण होता है, उसका सर्वेक्षण होता है, फिर हम लोग प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, तीसरा सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से, या फिर सीखने की प्रक्रिया से। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, उद्देश्यों की प्रक्रिया से, उद्देश्यों से। ठीक है, यानी मूल्यांकन का निकटतम स्तर उद्देश्यों से होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, यदि नहीं किए हैं अभी तक तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगला वीडियो मेरा होगा मैथ से ही, शिक्षण में जो होता है, मैथमेटिक्स टीचिंग में जो होता है क्या प्रॉब्लम आता है, गणित शिक्षण की समस्या से संबंधित होगा अगला। ओके, बाय।